प्रिय मित्रों, एक पाठक ने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है यूएफओ के बारे में और मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैं इसके बारे में कुछ बताऊं। यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, ये इसका पूरा नाम है। इससे पहले कि मैं अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर आऊं, कुछ और कहना चाहूँगा जिससे कि आप ये समझ सकें कि यूएफओ का प्रश्न क्यों उठता है बार बार, या इस तरह की इंक्विजिटिवनेस ह्यूमन माइंड में हम सब लोगों के मन में बार बार क्यों आती है। यह समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि क्या हम इस कॉस्मोस में अकेले, यानी कि पृथ्वी एकमात्र ऐसी जगह है यहाँ पे इंसान रहता है जो इस तरह की तरक्की, साइंटिफिक तरक्की करके और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स बना सकता है। अगर कोई दूसरी पृथ्वी है या ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान जैसा प्राणी या इंसान जैसे या किसी और रूप में कोई बुद्धिमान प्राणी है और हम हमारी तरह हमारे से आगे विकसित है या अभी पूरा विकसित नहीं है, तो वह समाज, वह सभ्यता, वह संस्कृति जो किसी और दूसरे प्लेनेट पर है, वह अपने मस्तिष्क के कारण, वैज्ञानिक सोच के कारण हमारी तरह फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स मशीनें, यानी कि हवाई जहाज है, स्पुतनिक है, और दूसरे जो आजकल नासा या हमारी अपनी जो इंस्टीट्यूशन है और रॉकेट्स छोड़ती है विभिन्न दिशाओं में, वो भी क्या इस तरह के एक्सपेरिमेंट या एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं या करने में सक्षम है कि नहीं। यानी कि दूसरे शब्दों में, हाउ मेनी अर्थ्स आर देयर, इस कॉस्मोस में और कितनी पृथ्वियां हैं या नहीं, या हम केवल मात्र अकेले हैं। एक अंदाजे के हिसाब से यह लिखाया गया, हमारी जो गैलेक्सी है जिसको मिल्की वे कहते हैं, हम जिस गैलेक्सी के अंदर के निवासी हैं, जिसका नाम मिल्की वे है, उसमें करीबन 2 बिलियन हमारे जैसे अर्थ साइज के प्लेनेट होने की संभावना है। और इस पूरे कॉस्मोस में ऐसी 50 बिलियन गैलेक्सीज हैं, 50 बिलियन गैलेक्सीज हैं, और हर गैलेक्सी में हम ये मान लें कि 2 बिलियन अर्थ्स हैं, तो कुल मिलाकर के जो संभावना बनती है वह बनती है 120 ट्रिलियन
पृथ्वी के तरह प्लैनेट्स होने की संभावना केवल मात्र एक गैलेक्सी में जिसका हम हिस्सा हैं। यह परिकल्पना वैज्ञानिकों ने अब की है, लेकिन भारतीय दर्शन में, फिलॉसफी में इसको बहुत पहले सोचा गया और यह कहा गया कि एक ही समय में बहुत सी गैलेक्सीज, जिनको ब्रह्मांड कहते हैं हम लोग, वह रहते हैं और हर ब्रह्मांड का एक अपना ब्रह्मा है और इस तरह से बहुत सारे ब्रह्मांड इस पूरे कॉस्मोस में, आसमान में पैरेलल एक साथ रहते हैं। हर ब्रह्मांड में अपनी पृथ्वियां हैं और उन पृथ्वियों का संचालन यह ब्रह्मा करते हैं। इसके निमित्त एक कहानी भी है कि एक राजा जो ब्रह्मा से मिलने के लिए उनकी तरफ चलते हैं और वह ब्रह्मा के पास पहुंच भी जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा उस वक्त ध्यानमग्न थे। एक दिन के लिए, एक दिन यानी कि 24 घंटे वो इंतज़ार करते हैं और जब वो 24 घंटे बाद वह आंखें खोलते हैं तो राजा उनसे अपनी प्रार्थना करता है प्रजा के लिए। तो वो कहते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे वहाँ से यहाँ आने तक मिलियंस ऑफ द ईयर्स, करोड़ों साल बीत चुके हैं और वो जहां से तुम आए हो वो है भी कि नहीं ये पता नहीं है। फिर उसको ध्यान आया कि हमारे जो शास्त्र हैं, दर्शन शास्त्र हैं, उसमें 1 मिनट ही ब्रह्मा का सैकड़ों साल के बराबर होता है और एक दिन में तो पूरा 2-3 कल्प बीत जाते हैं। हर यूनिट को, उसमें उन्होंने समय की यूनिट को डिफाइन किया है और वो सब ब्रह्मा के रिलेशन में है। यानी कि हम सब ऐसे पहले लोग थे जिनको ये पता था कि एक तारे से, एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी पर या ग्रह पर या प्लेनेट पे जाना होगा तो कितना समय लगेगा, ये ट्रिलियंस ऑफ द ईयर लगेगा। ये सब जानते हुए ही उन्होंने इस बात की कल्पना भी की कि एक यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ एक ही समय में मल्टीपल बिलियंस ऑफ द गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं। सबके अपने अपने ब्रह्मा हैं, सबकी अपनी रचना स्वरचना है। यानी कि एक ही समय पे इस पूरे आकाश में जो कि गैलेक्सी से आच्छादित है, वो हर गैलेक्सी का अपना ब्रह्मा है, अपना एक समय का विधान है और अपने उनके नियम हैं। अब ये पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ हिंदू दर्शन शास्त्र में ही दिखाई देता है और किसी भी दुनिया के दर्शन शास्त्र में इसकी संभावना नहीं दिखाई गई है। लेकिन हमारे यहाँ संभावना भी नहीं, इसकी उम्र भी बताई गई है जो लगभग ब्रह्मा के 1 वर्ष के बराबर होती है। और आज वैज्ञानिकों ने जब उसको गिन करके देखा है, कल्पना करके, कैलकुलेशन करके देखा है, तो वह लगभग उतनी ही आती है जितनी हमारे वेद शास्त्र में, जितनी हमारी जो ब्रह्मा की कल्पना के साथ में समय की कल्पना है, बिल्कुल उससे मेल खाती है।
अब इनका तरीका क्या था, उनका तरीका क्या है, वो एक अलग बात है। एक ही चीज़ को जानने के अलग अलग तरीके या मेथड हो सकते हैं, परिकल्पनाएं अलग अलग हो सकती हैं, पर यह निश्चित सा विचार हमारे दर्शन में था कि दुनिया मल्टीवर्स है, यानी एक ब्रह्मांड नहीं है, एक गैलेक्सी नहीं है, बिलियंस ऑफ द गैलेक्सी हैं, और उस गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ द अर्थ्स हैं, पृथ्वियां हैं, और उन पृथ्वियों पे कईयों पे जीव है, कईयों पे नहीं है। क्योंकि जीव की उत्पत्ति के लिए हमें पृथ्वी जैसी स्थिति चाहिए, एक सूरज चाहिए, एक चंद्रमा चाहिए, पानी चाहिए, कार्बन चाहिए, सल्फर चाहिए, हाइड्रोजन भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, और कई तरह के मटेरियल जो लाइफ फॉर्म में आते हैं, केमिकल्स, वो सब होने चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि जरूरी नहीं है कि पृथ्वी जैसी ही लाइफ हो, कोई अल्टरनेटिव लाइफ भी हो सकती है। जैसे हम ऑक्सीजन पर अधीन है, हो सकता है वो किसी और गैस पे अधीन हो, क्योंकि उसकी रचना संरचना उसी प्रकार के केमिकल से होगी उस लाइफ की, जैसा कि वहां पे आधार है। यह भी एक विचार है। इसीलिए शायद वो एक दूसरे यूनिवर्स में जाकर के रह नहीं पाते होंगे। लेकिन जब इतनी बड़ी कल्पना है कि हम 100 क्वांटिट्रिलियन अर्थ लाइक प्लैनेट्स की बात करते हैं, तो संभवतः कुछ हमसे आगे होंगे और कुछ हमसे पीछे, साइंस और सिविलाइजेशन के हिसाब से। तो जो वो हमसे आगे होंगे वो भी अपने रॉकेट भेज करके, स्पेसशिप भेज करके ब्रह्मांड को या गैलेक्सी को या कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते होंगे। इसलिए उनसे संबंध साधने का कोई उपाय करना चाहिए। और वहीं से एक परिकल्पना आती है कि उनके जहाज भी, उनके स्पेसशिप भी हमारे यहाँ आते होंगे, जिनको लोगों ने उड़न तस्तरी का नाम दिया हिंदुस्तान में, और बाहर के लोग अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के नाम से उनको जानने लगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ऐसी बहुत सी चीजें नजर आने लगी आकाश में, जिनको लोग किसी भी तरह कोरिलेट नहीं कर पाते थे, समझ नहीं पाते थे, और कुछ लोगों ने उनके विभिन्न प्रकार के असर अपने ऊपर या सराउंडिंग में देखे या महसूस किए। अभी अभी जैसे मणिपुर में एक यूएफओ देखी गई, और उसके कारण बहुत से हवाई जहाज़ों का शेड्यूल चेंज कर दिया गया। वो आसमान में कुछ समय तक दिखती रही और फिर बाद में लुप्त हो गई। बहुत लोगों ने उसको देखा, कोई समझ नहीं पाया वो क्या है, पर कुछ अनजान, जो इंसान के समझ में नहीं आ रही थी, वैसी वस्तु आसमान में दिख रही थी, जिसको यूएफओ समझकर सारे हवाई जहाज़ों का शेड्यूल चेंज कर दिया गया। इस तरह की घटनाएं बहुत सारी होती गई हैं और होती रहती हैं, और लोग इनको अपना जो है उसको रिपोर्ट भी करते रहते हैं। कई जगह ऐसे भी क्लेम की गई हैं यूएसए वगैरह में और यूके में, जहाँ पे वो कहते हैं कि इन यूएफओ ने अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स ने लैंड भी किया है। अनगिनत, इनको गिना नहीं जा सकता। हिंदुस्तान में भी हुई हैं, यूएसए में भी हुई हैं, यूके में भी हुई हैं। प्राय हर कंट्री में कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं जहाँ पे कोई स्पेसशिप जैसी चीज़ दिखाई देती है। ज़्यादातर वो सर्कुलर होती है, इसको इसलिए लोगों ने उसका नाम फ्लाइंग डिस्क भी रखा। इन दिखने वाली बॉडीज को जो हमें
इतनी सारी दिखाई देती हैं, उनका कंफर्मेशन कैसे किया जाए कि यह किसी और विकसित प्लेनेट से आई है। जब तक हम उनसे कोई संपर्क नहीं साध लेते और संपर्क साध कर कुछ विचारों का आदान प्रदान नहीं होता, तब तक इसको हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। कुछ लोगों का विचार है कि अमेरिकन एजेंसीज के पास में यूएफओस की बहुत एविडेंसेस अवेलेबल है, लेकिन उन्होंने इसको गुप्त रूप में रखा हुआ है। कुछ महीने पहले ही दुनिया में सब जगह लोगों की जानने की भावना इतनी ज़्यादा जागृत हुई कि उन्होंने बहुत सी कंट्रीज के नेताओं को या जो शीर्षस्थ लोग हैं उनको ब्लेम करना शुरू कर दिया कि वो यूएफए के बारे में जो बातें हैं उनको सीक्रेट रखे हुए हैं, वो जनता तक नहीं पहुंचा रहे हैं। उन्होंने जो प्लेन या डिस्क या जो कुछ भी अपना पकड़ा है या अपनी कस्टडी में रखा है उसको छुपा के रखा है। तो इस तरह की रूमर्स, और यूएसए के पार्लियामेंट में पिछली बार तो इस बात को लेकर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन वस्तुतः किसी से कुछ निकला नहीं। किसी से कोई भी संभावना इस तरह की नहीं बन पाई जिससे कि वो ये कह सकें कि यह फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है वो किसी और ग्रह से या और किसी पृथ्वी से आई है। अब संभावनाएं क्या हो सकती हैं? संभावनाएं यही कहती हैं कि ये अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, जो ज़्यादातर शब्द यूज होता है कॉमन मैन के लिए, और कुछ लोग इसको अनआइडेंटिफाइड एनामोलस फिनोमेनन भी कहते हैं। इसको बहुत प्रकार से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। कुछ लोग कहते हैं ये मिस इंटरप्रिटेशन है, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग जस्ट अपने आप को फेमस करने के लिए इस तरह की घटनाओं की रचना करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये आर्टिफैक्ट्स हैं, यानी कि फ़ोटो में कुछ इस तरह की वो परिस्थिति क्रिएट करते हैं कि सबको लगने लगता है कि ये कोई ऑब्जेक्ट घूम रही है। सो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में और फेवर में दुनिया में चल रहे हैं। लेकिन जब हम संभावनाओं की तरफ जाते हैं, जब संभावनाएं इतनी ज़्यादा है, इतनी अर्थ के होने की संभावनाएं हैं कि ट्रिलियंस ऑफ दी जब अर्थ जैसे प्लेनेट हैं, तो उसमें से कुछ प्लेनेट जरूर रहे होंगे जिनका सूरज भी होगा, चंद्रमा भी होगा, और हमारे जैसा वहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन्स, डीएनए भी पैदा हुआ होगा, बना होगा। क्योंकि यहाँ बन सकता है तो वहाँ भी बना ही होगा, और अगर वहाँ वो बना है तो वो विकसित होकर के हमसे आगे हो सकता है, हमारे से पीछे भी हो सकता है। तो यह सारी परिस्थिति अभी तक एक बड़ी गूढ़ समस्या की तरह वैज्ञानिकों के सामने है। आज किसी भी वैज्ञानिक के पास में कोई सर्टेन आंसर नहीं है, जवाब नहीं है जिसको देख करके वो ये कह सके कि हाँ यूएफओस हैं या अनआइडेंटिफाइड एनामोलस फिनोमेना होता है। इसके साइकोलॉजिकल एनालिसिस से लेकर के मिस इंटरप्रिटेशन तक, और कुछ लोग साइंटिफिक बातों से सपोर्ट करके विभिन्न तरह की बातें समाज के सामने, लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन किसी के पास भी अभी इसका जवाब नहीं है। इसलिए लोगों के दिमाग में ये शक पैदा हो सकता है कि हो सकता है कुछ नॉलेज
नॉलेज पेंटागन को मालूम हो, या यूके के एजेंसीज को मालूम हो, या दुनिया के और रशिया के एजेंसीज को मालूम हो, और वो दुनिया में इस बात इनको पब्लिक नहीं कर रहे हों। इस बात पे कोई भी एक निश्चित राय देना आज के समाज को कहना आसान नहीं होगा, लेकिन वहीं एक कॉमन सेंस को यूज करते हुए मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूं कि ऐसी संभावनाओं से हम इनकार भी नहीं कर सकते। जब हमारा इतनी गैलेक्सीज हैं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं इसी आकाश में, तो इसी तरह के कॉम्बिनेशन की पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा और गैलेक्सी का कॉम्बिनेशन, गैलेक्सी में भी दूसरी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जाता। अगर एक्सीडेंटल भी है ये अरेंजमेंट, तो उस एक्सीडेंटल को बाकी जगह भी होने से हम इनकार नहीं कर सकते। और अगर हम इनकार नहीं कर सकते तो वहाँ पे डीएनए होने की भी बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और अगर वहाँ पे डीएनए है, बनता है, तो लाइफ फॉर्म का बनना या फिर अल्टरनेटिव लाइफ फोर्स का बनना जो कि वहीं के अवेलेबल मटेरियल पे सरवाइव करती हो, उसको हम नहीं नकार सकते। हम उस लाइफ को जानते हैं जिसको हमने भोगा है, जिसको हमने देखा है, जिसके बीच में हम रहे हैं। हम उसी के स्ट्रक्चर को समझते हैं और हम समझते हैं कि यही एक रास्ता है जीवन आने का। लेकिन हो सकता है प्रकृति में और बहुत से तरीके हों, और बहुत से मेथड हों, और बहुत से कॉम्बिनेशंस हों डीएनए के अलावा। जैसे डीएनए एक 4 प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, उसी तरह हो सकता है कुछ और डिफरेंट तरह के केमिकल से कॉम्बिनेशन से लाइफ, डिफरेंट तरह की लाइफ क्रिएट होती हो। तो ये अभी तक, आज की तारीख तक ये सब परिकल्पनाएं हैं, और उन्हीं परिकल्पनाओं के आधार पर ये यूएफएस का जो हजारों के नंबर में पूरी दुनिया में, मैंने कहा ना जैसे अभी लेटेस्ट हमारे मणिपुर में भी हो गया, देखी गई हैं। लेकिन आज तक किसी का भी कोई सॉलिड प्रूफ, ऐसा प्रूफ जो पब्लिक को डिस्क्लोज किया गया हो, मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि पेंटागन को क्या मालूम है, या यूके की बॉडी को क्या मालूम है, या और जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनको क्या मालूम है, वो हम नहीं जानते। लेकिन पब्लिक नॉलेज में या साइंस के फील्ड की जनरल नॉलेज में इस बात का कोई अभी तक जिक्र नहीं है। अभी तक एक रहस्य ही है, और मेरा ख्याल है काफ़ी समय तक ये रहस्यमय ही रहेगा। धन्यवाद।